जॉइंट ट्रक वाटरमेलन ट्रैक्टर रोबोट। सुंदरपुर गांव में भानु नाम का एक किसान रहता था। भानु अपने सभी खेतों में तरबूज की खेती किया करता था। भानु के पास एक पुराना ट्रक था जिसको वो तरबूज जैसा पेंट कराया था, जिससे लोगों को पता लगे कि इसका मालिक भानु तरबूज का किसान है और उसमें वो अपने तरबूजों की सप्लाई करता था। एक दिन भानु अपने खेत में जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी लोहे से टकराता है और देखता है वहां एक लोहे का बक्सा रखा हुआ है। भानु उसे बहुत मुश्किल से खोल कर देखता है तो उसमें एक बहुत अजीब सा लॉकेट नजर आता है। ये बड़ा अजीब है, कौन है जो इस लोहे के बक्से में लॉकेट छुपा कर रखता है? जरूर ये कोई बहुमूल्य लॉकेट है, इसी कारण इसे छुपा कर रखा है। इसको किसी को दिखाना चाहिए। ऐसा बोल वो लॉकेट को लेकर घर चला जाता है और घर जाकर उस लॉकेट को टेबल में लगा देता है, जिसे देख उसका बेटा बोलता है, पापा ये आपने क्या लाया है? बड़ा अजीब सा लॉकेट लग रहा है। पता नहीं, मुझे भी वो खेत में जुताई के वक्त मिला है। छोड़ो उसको, जाओ अपनी माँ को बोलो खाना निकालने को, भूख लग रहा है। फिर भानु खाना खाने में लग जाता है और भानु का बेटा उस लॉकेट और अपने कुछ खिलौने को लेकर खेलने चला जाता है और खेलते खेलते वो लॉकेट पास के रेडियो के पास चला जाता है और उसमें बहुत तेज रोशनी निकलता है और देखते देखते वो रेडियो एक छोटे से रोबोट में बदल जाता है। अरे ये क्या, ये रोबोट कहां से आ गया और ये लॉकेट इतना चमक क्यों रहा है? लगता है ये कोई जादुई लॉकेट है, इसी से ये रेडियो रोबोट बन गया। इसको किसी और पे आजमाता हूँ। फिर वो उस लॉकेट को अपने खिलौने के पास ले जाता है और वो भी छोटे रोबोट में बदल जाते हैं, जिसे देख वो जोर से चिल्लाते हुए अपने पापा के पास जाता है। पापा पापा देखो, ये बड़ा अजीब है। क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ? पापा ये बहुत चमत्कारी लॉकेट है, इसको किसी मशीन या खिलौने के पास लेके जाओ तो वो एक रोबोट बन जाता है। क्या बकवास कर रहा है, भाग यहाँ से, मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? मुझे पता था आप विश्वास नहीं करोगे, देखो मैं दिखाता हूँ। फिर भानु का बेटा उस लॉकेट को अपने टीवी के पास ले जाता है और उस लॉकेट के छूते ही वो टीवी भी एक रोबोट बन जाता है। ये देखते ही भानु बहुत चकित हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये क्या बला है, ऐसे कैसे हो गया? लगता है ये कोई जादुई लॉकेट है बेटा, इसे किसी और में आजमा कर देखो। तुम मेरी ट्रक को एक बहुत बड़ा सा रोबोट में बदल दो ताकि वो मेरी किसानी में काम आए। भानु का लड़का वैसा ही करता है, उस लॉकेट की मदद से अपने ट्रक को एक बहुत बड़े रोबोट में बदल देता है। दूसरे दिन से अपने ट्रक को लेकर अपने खेत की तरफ निकलता है और अपने ट्रक को रोबोट में बदलकर उससे अपने खेत में काम करवाता है। मशीन होने के कारण उसके खेत का काम इतना जल्दी जल्दी करता है कि कुछ दिनों में भानु का बहुत अच्छा खेती होने लगता है और वो बहुत पैसे कमाने लगता है। उसी गांव में लालू नाम का एक और किसान रहता था, जिसके पास 4 ट्रैक्टर होने के बाद भी वह इतनी किसानी नहीं कर पा रहा था। एक दिन, भैया आपने सुना है, भानु ने तो कमाल ही कर दिया, उसके खेतों में इतना तरबूज हुआ है जितना पूरे जिले में नहीं हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ दिनों में हमारे गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जल्दी जल्दी तरक्की कैसे कर रहा है। सुन, तू एक काम कर, आज से तू ना भानु का अच्छे से निगरानी कर और देख क्या हो रहा है। दूसरे दिन से ही नंदू भानु की सुबह से शाम तक निगरानी करना चालू कर देता है। तभी उसको समझ में आता है कि उसका ट्रक रोबोट ही कारण है और वो कैसे बना, कहां से बना। सब लालू को जाकर बता देता है। अच्छा, अब समझ में आया कि ये सब क्या चल रहा है, तभी तो बोलूं वो इतना जल्दी तरक्की कैसे कर रहा है। तू एक काम कर, ऐसे तो वो लॉकेट हमको देगा नहीं, तुम 2 लोगों को लेकर उसके बेटे को किडनैप कर लो और उसके बदले में हम वो लॉकेट भी मांग लेंगे। नंदू वैसा ही करता है, 2 लोगों को लेकर उसके बेटे को किडनैप कर लेते हैं और फिर फिरौती में वह उस लॉकेट की मांग करते हैं, जिससे भानु बहुत बेचैन हो जाता है।
और उदास होकर घर में बैठा रहता है कि क्या करें। तभी उसका ट्रक रोबोट बोलता है, क्या हुआ सर, आप इतने टेंशन में दिख रहे हो और कल से बाला भी दिखाई नहीं दे रहा है। भानु उसको सभी बातें बता देता है। आप चिंता मत करो सर, मैं उसको कहीं से भी ढूंढ के ला सकता हूँ। मुझे पता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। पहले मैं ये लॉकेट उसको दे देता हूँ, फिर उसको वापस ले लेना। दूसरे दिन भानु उस लॉकेट को लेकर जाता है और लॉकेट के बदले अपने बेटे को छुड़ाकर वापस ले आता है। लॉकेट को पाते ही लालू बहुत खुश होता है और तुरंत के तुरंत अपने ट्रैक्टरों को रोबोट्स में बदल देता है। ये हुई ना बात। अब देखो मैं इन ट्रैक्टर रोबोट्स की मदद से कितना बड़ा आदमी बनता हूँ। अब मुझे ये गांव का क्या, इस पूरे जिले का सबसे बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी थोड़ी देर के बाद भानु का वाटरमेलन ट्रक रोबोट वहां आ जाता है और लालू से वह लॉकेट मांगता है, लेकिन वो उसे देने से साफ साफ मना कर देता है। ठीक है, अगर तुमने लॉकेट नहीं दिया तो तुम अपने बर्बादी का खुद ही जिम्मेदार होगा। अच्छा, तुमको ऐसा लगता है? वाटरमेलन ट्रक रोबोट तुरंत ही लालू पर हमला कर देता है और उधर लालू के इशारे से ही उसके दो ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाते हैं और वो वाटरमेलन ट्रक रोबोट के ऊपर हमला कर देते हैं। तीनों में बहुत समय तक लड़ाई होते रहता है। इसके कारण आसपास बहुत तबाही हो जाता है। बहुत समय तक फाइट होते रहता है। कभी ट्रैक्टर रोबोट्स भारी पड़ जाते हैं तो कभी ट्रक रोबोट, लेकिन आखिरकार ट्रक रोबोट बड़ा होने के कारण दोनों ट्रैक्टर रोबोट को नाश कर देता है और फिर वह लालू के पास पहुंचता है। लालू, वो लॉकेट मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। अबे जाना, अपने बाप को मत डरा। लालू के एक सीटी मारते ही वहां पर दो और ट्रैक्टर रोबोट्स आ जाते हैं जो पहले वाले से ज्यादा खतरनाक थे। क्यों, मैं तुझे मूर्ख नजर आता हूँ? अब देख दोनों तुम्हारा क्या हाल करते हैं। रोबोट्स में बहुत घमासान लड़ाई चालू हो जाता है। सभी तरफ गोलियां और आग की बारिश होने लगती है। सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। तीनों रोबोट्स पूरे गांव में लड़ते हैं। तभी ट्रक रोबोट को यह ध्यान आता है कि अगर इन दोनों को मैंने मार दिया तो लालू और रोबोट बना लेगा। इसी कारण ट्रक रोबोट एक सिग्नल भेजता है और अपने घर के छोटे रोबोट को बुलाता है और छोटे रोबोट को इशारा करके बताता है कि मैं इधर लड़ाई कर रहा हूँ, तब तक तुम जाकर लालू से वह लॉकेट छीन लो। और वह छोटे रोबोट वैसा ही करता है। वह चुपके से जाकर लालू की अच्छी से पिटाई करके उससे वो लॉकेट छीन लेते हैं और इधर इन तीनों रोबोट के बीच में बहुत देर तक लड़ाई होती रहता है, जिसके कारण आधा गांव बर्बाद हो जाता है। लेकिन रोबोट हार मानने का नाम नहीं लेते। तभी आकाश में एक जोर का धमाका होता है और वहां पर एक बहुत बड़ा रोबोट आता है और वो रोबोट बोलता है, रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर ट्रक रोबोट रुक जाता है, लेकिन दोनों ट्रैक्टर रोबोट उनकी बात को इग्नोर करते हुए अपना हमला चालू रखते हैं। इससे वो बड़ा रोबोट बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी एक वार से ही दोनों ट्रैक्टर रोबोट को तबाह कर देता है। फिर वो छोटे रोबोट से वह लॉकेट ले लेता है। तभी वहां पर भानु आ जाता है। आप कौन हो और मेरा लॉकेट मुझे वापस कर दीजिए। ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारे प्लैनेट का है। यह उस मदर बॉक्स का हिस्सा है जिसकी वजह से हमारा गृह चलता है। कुछ समय पहले हम सभी भाइयों में ऐसा युद्ध हो गया कि हमने अपने ग्रह को ही तबाह कर दिया और ये मदर बॉक्स जिसकी वजह से हमारी दुनिया कायम थी, हमने इसको ही बर्बाद कर दिया और उस बॉक्स का यह छोटा सा टुकड़ा ही बचा है
जो कोई भी मशीनों में जान फूंक सकता है। मैंने इसे कई साल पहले यहाँ एक जमीन में छुपा के रखा था ताकि एक दिन हम अपना ग्रह फिर बना सकें, लेकिन यह तुमको मिल गया और मैं इसे वापस लेकर जा रहा हूँ। लेकिन इसको ले जाने के बाद मेरे रोबोट का क्या होगा? यहाँ के सभी रोबोट्स पहले जैसे ही हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अच्छे आदमी हो, इस कारण मैं तुम्हारे ट्रक को रोबोट ही रहने देता हूँ। ऐसा बोल बड़ा रोबोट वहां से चला जाता है और फिर भानु पुलिस को बताकर लालू और नंदू दोनों को जेल में डलवा देता है अपने बेटे को किडनैप करने के कारण। फिर अपने रोबोट ट्रक की सहायता से अच्छे से खेती करने लगता है और अच्छे से जीवन जीने लगता है। बिग फुट रिमोट कंट्रोल ट्रक। बलरामपुर नामक गांव था जो अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए बहुत ही फेमस था। वहां पर अक्सर बाहर गांव के लोग रिसर्च करने और खुदाई करने आते थे। एक दिन गांव में बाहर से कुछ लोग आए और गांव के सरपंच से मिलते हैं। सरपंच जी, हम आपके गांव में शोध करने आए हैं। हमें पता चला है कि आपका गांव बहुत प्राचीन जगह में है। हमें अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। हाँ जी बिल्कुल, चलो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ आपको जाना है। सरपंच सभी प्राचीन शोधकर्ताओं को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर खुदाई करना था, और दूसरे दिन सभी प्राचीन शोधकर्ता वहां अपने सभी इक्विपमेंट लेकर आ जाते हैं। और कई दिनों की खुदाई के बाद बहुत ही अलग अलग शैतानी स्टैचू उन्हें मिलते हैं। एक दिन वहां गांव के कुछ लोग और सरपंच साथ में आते हैं और वो शोधकर्ता से कहते हैं, सर ये क्या है? इतने सारी मूर्तियाँ और ऐसे खतरनाक मूर्तियाँ, बाप रे बाप, देख कर ही डर लग रहा है। हाँ सरपंच जी, जहाँ पर हम खुदाई कर रहे हैं वह हजारों साल पुरानी है और ये सभी स्टैचू लगभग 1500 साल पुराना है, और हमें लग रहा है कि आपका गांव किसी शैतानों का गांव रहा होगा। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। सरपंच कहते हैं, अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारा गांव और शैतानों का गांव? आप डरो नहीं, यह हजारों साल पुरानी बात है। तभी एक शोधकर्ता भागते हुए उनके पास आता है। उसका नाम डेविड होता है। वो कहता है, क्या ये देखो, हमको खुदाई में क्या मिला? उस बुक को देखते ही वो कहता है, अरे ये तो मौत का बुक है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। इस बुक के जरिए हम किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे आप क्या बोल रहे हो? हाँ सरपंच जी, इसकी खोज तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट कर रहे हैं और बड़ी अजीब बात है ये यहाँ मिला। सभी उस बुक के बारे में बात करते हैं। रात होने पर डेविड और जॉश उस बुक को ध्यान से देख रहे थे। जॉश कहता है, अरे डेविड देखो, इसमें कुछ लिखा है। जॉश उसे पढ़ता है। तभी एक जोरों से लाइट निकलता है। फिर वो दोनों उस बुक को ही वही फेंक देते हैं। तभी बाहर से कई सारे जानवरों की आवाज आती है। अरे डेविड, ये कैसी आवाज है? दोनों अपने टेंट से बाहर आकर देखते हैं तो वहां पर रखे सभी स्टैचू जिंदा होते रहते हैं और सभी लोगों को दौड़ा रहे थे और एक एक कर सभी इक्विपमेंट को वो तबाह कर देते हैं। तभी उनकी नजर जोश के टेंट की तरफ पड़ती है और वो सभी उस तरफ दौड़ते हैं, जिसे देख जोश और डेविड वहां से भागते हैं। लेकिन कुछ ही देर में डेविड को वो पकड़ कर ले जाते हैं। जोश भागते हुए सरपंच के घर पहुंचते हैं और सभी बातें बता देते हैं। सरपंच कहता है, अरे आप चिंता मत करो, आप यहाँ आराम करो, कल देखते हैं। सुबह होने के बाद जब देखते हैं तो कई घर तबाह हो गए थे। अरे रे, ये क्या हो गया गांव को? हर तरफ तबाही है। फिर दोनों जीप में बैठकर गांव को निकलते हैं तो देखते हैं कि सभी स्टैचू पूरे गांव में तबाही मचा रहे हैं। जोश कहता है, देखो मैंने बोला था ना, वो स्टैचू जिंदा हो गए हैं। अरे तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिससे इंसानियत को खतरा हो? छोड़ो, अभी ये बहस का टाइम नहीं है, पहले ये सोचना है कि इनसे निपटना कैसे है। फिर कुछ समय में वो स्टैचू वहां से चले जाते हैं और सभी गांव वाले मीटिंग करते हैं। सरपंच कहता है, हमारे गांव में बहुत मुसीबत आई है, कोई इसका हल बताएगा? और किसी ने पुलिस को खबर किया है कि नहीं? एक गांव वाला सामने आकर कहता है, हम गांव के अनपढ़ लोग,
हमें क्या पता इनसे कैसे लड़ना है, और वो जानवर आसपास के सभी थानों को बर्बाद कर दिया है। अब हम क्या करें? हाँ तो कोई आर्मी को बोलो ना। हम बोल तो दिए हैं, लेकिन उनको आने में 2 दिन लगेंगे। अबे तो तब तक पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। कोई बताएगा कि क्या करना है? तभी जोश कहता है, आपके पास कोई बड़ा व्हीकल है क्या? हाँ है, पर आप उसका क्या करेंगे? मेरे पास कुछ आइडिया है उनको हराने का। चलो पहले मेरे टेंट के पास चलते हैं। फिर सभी जोश के टेंट के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे हथियार पड़े थे। उसे देख सरपंच कहता है, अरे ये सब क्या है, इतने सारे हथियार? हमें ये सब रखना पड़ता है, क्या पता कौन सी मुसीबत किस तरफ से आई। फिर सभी बचे हुए इक्विपमेंट और सभी हथियार को लेकर सरपंच के घर पहुंच जाते हैं और फिर सरपंच एक ट्रक दे देता है। जॉश ट्रक और सभी हथियार बचे हुए मशीनों से एक बिग फुट रिमोट कंट्रोल ट्रक बनाता है और सभी को दिखाता है। सरपंच पूछता है, अरे जोश, ये है क्या? लेकिन ये मेरा बिग फुट रिमोट कंट्रोल ट्रक है, इसमें मैंने बहुत सारे हथियार लगा दिए हैं और इसमें बैठने की भी जरूरत नहीं है। आप हम इसे रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। जोश, सरपंच और 2 लोग सरपंच के जीप में बैठकर बिग फुट ट्रक को ऑपरेट करके सभी स्टैचू जानवर के पास पहुंचते हैं। तभी सब जानवरों का नजर उस ट्रक पर पड़ता है और सभी उस बिग फुट ट्रक की तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी जोश रिमोट से उन पर हमला करना चालू कर देता है और एक एक कर सभी जानवरों को मारना शुरू करता है और फिर कुछ ही देर में सभी स्टैचू जानवर ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाते हैं। ये देख सभी बहुत खुश होते हैं। फिर सरपंच और जोश प्राचीन खुदाई वाले जगह पर जाकर उस बुक को ले आते हैं और एक ऐसी जगह छुपा देते हैं जिससे कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। गॉडजिला और इंसानों की लड़ाई, गॉडजिला पर हमला। धरती के सुदूर जंगलों के बीच एक कबीला था जहां के लोग देश दुनिया से बहुत परे थे। वहां बाहर के लोगों को उनके बारे में कुछ खास पता भी नहीं था, बस अफवाहें ही सुने थे। और वहां के लोग एक बहुत विशाल जानवर की पूजा करते थे जिसे वहां के लोग गॉडजिला कहते थे। और वो गॉडजिला उस गांव के लोगों की रक्षा करता था। उस गांव से हजारों किलोमीटर दूर एक शहर था जहां पर ठाकुर रंजीत सिंह नाम का एक बहुत बड़ा धनवान आदमी था। उसने जीवन भर बहुत बुरे काम किए हैं और उससे बहुत पैसा कमाया है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत बूढ़ा होने लगा और कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत इतनी खराब होने लगी कि वो कुछ दिनों का ही मेहमान था। क्या मतलब इतना दौलत कमाने का जो मेरा कुछ काम ही नहीं आ पा रहा है। बस अब मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? आप चिंता मत करो, मैंने आज दुनिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाया है। वो कुछ ही देर में आ जाएंगे, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और कुछ देर बाद वो साइंटिस्ट आ जाते हैं और फिर उन्हें रंजीत सिंह का असिस्टेंट पूरी बात समझा देता है। हम सब कुछ समझ गए हैं सर, और हम इसके बारे में बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों से हम चूक रहे हैं। पता नहीं हम कहां गलती कर रहे हैं। तभी एक असिस्टेंट साइंटिस्ट वहां दौड़ते हुए आता है, जिसे देख हेड साइंटिस्ट कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमको लैब में रुकने बोला था ना? सर, मुझे पता चल गया है कि हम कहां गलती कर रहे थे। हम कितना भी एक्सपेरिमेंट कर ले, हम उम्र बढ़ाने वाला सीरम नहीं बना सकते। लेकिन मैंने पता किया है कि धरती के बीच एक छोटा सा कबीला है जहां पर रेड ऑर्किड मिलता है, लेकिन वो ऐसा वैसा रेड ऑर्किड नहीं है। उसका रस पीने से लोगों का उम्र कम होने लगता है और इसी कारण वहां के लोग कभी बूढ़े ही नहीं होते। क्या बात कर रहे हो? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया रेड ऑर्किड के बारे में? सर, आपने ही कहा है ना, जब तक आप 100% श्योर ना हो किसी को नहीं बताना चाहिए। इसी कारण मैं चुपचाप इसका रिसर्च और स्टडी कर रहा था और मैंने सब कुछ पता कर लिया है कि कहां जाना है। वाह वाह, क्या बात है। तुम लोग जल्दी से जाकर वो फूल लेकर आ जाओ। अगर तुम लोग सफल हो गए तो तुमको मैं सोने से तौल दूंगा। सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन
हमको बहुत सारे हथियारबंद लोग चाहिए और हेलीकॉप्टर भी, क्योंकि वहां के लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। और मैंने एक बहुत बड़े जानवर के बारे में भी सुना है जो उनकी रक्षा करता है। तुमको जो चाहिए वो सब मिलेगा, बस तुम लोग वो रेड ऑर्किड ले आओ। दूसरे दिन ही 2 साइंटिस्ट और कुछ हथियारबंद लोग फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के साथ उस कबीले की तलाश में निकल जाते हैं। और कुछ दिनों तक पूरा जंगल छान मारने के बाद आखिरकार उनको वो कबीला मिल ही जाता है। असिस्टेंट साइंटिस्ट पायलट को बोलता है, सुनो, तुम हेलीकॉप्टर को उस कबीले के बाहर मैदान में लैंड कराना, उनको पता नहीं चलना चाहिए, हम वहीं पर अपना कैंप लगाएंगे। सभी लोग उस कबीले के बाहर लैंड कर अपना कैंप लगाते हैं। और दूसरे दिन दोनों साइंटिस्ट और कुछ लोग उस रेड ऑर्किड की तलाश में निकलते हैं। और कुछ समय बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। देखो, वो रहा रेड ऑर्किड, जाओ जल्दी से इसे बैग में लेके आओ और संभल के, नीचे खतरा है। जैसे ही वो लोग उस रेड ऑर्किड को लेने के लिए निकलते हैं, वहां पर कबीले के लोग आ जाते हैं। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और किसकी इजाजत से यहाँ आए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो खामखा मारे जाओगे। कौन हो तुम लोग? ये क्या तुम्हारी पुरखों की संपत्ति है जो इनमें अपना हक जता रहे हो? ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये हमारा धरोहर है, हम सदियों से इसकी रक्षा करते आ रहे हैं और दुनिया से छिपा रहे हैं ताकि लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सके, नहीं तो भगवान का बनाए नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। वो हम नहीं जानते। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद ही होगे। हम मरने से नहीं डरते, चाहे जो हो जाए, हम इसको गलत हाथों में लगने नहीं देंगे। अच्छा, तुम्हारी जैसी इच्छा। सैनिकों, भून दो इनको गोलियों से। ये सुनते ही लोग उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। फिर वो कबीले वाले उन गोलियों से बचने का प्रयास करते हैं, जिससे कुछ लोग बहुत घायल हो जाते हैं। तभी एक कबीला वाला अपने मुखिया से कहता है, सरदार, अभी हमको यहाँ से निकलना चाहिए, तभी हम इस फूल की रक्षा कर सकते हैं। आप भूल रहे हैं हमारे रक्षक गॉडजिला को, वही इनको सबक सिखाएंगे। तुरंत सभी कबीले वाले वहां से चले जाते हैं, जिसे देख सभी लोग बहुत हंसते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कैसे दुम दबा के भागे। अगर अब ये दोबारा दिखे तो जान से मार डालना। और फिर सभी लोग वो रेड ऑर्किड लेके अपने कैंप वापस चले जाते हैं। और फिर सभी गांव वाले अपने कबीले जाकर अपने गॉडजिला की पूजा करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक विशाल गॉडजिला वहां आ जाता है। फिर सभी लोग उसको सारी बातें बता देते हैं। फिर वो गॉडजिला उन सभी लोगों के कैंप की ओर निकलता है और कुछ समय बाद वहां पहुंच जाता है और सभी पे हमला कर देता है। सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग इतने बड़े जानवर को देखकर डर जाते हैं। और फिर कुछ समय में सभी लोग उस गॉडजिला पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कुछ असर ही नहीं होता। फिर कुछ लोग फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से भी हमला करते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और फिर गॉडजिला उन पर हाइपर बीम से हमला कर देता है और कुछ समय में सभी हेलीकॉप्टर और जेट में जोरों से ब्लास्ट हो जाता है और सभी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक हेलीकॉप्टर बच जाता है, जिसमें पायलट साइंटिस्ट अधमरी हालत में वहां से भागते हैं। वो गॉडजिला उनका पीछा करता है, लेकिन वो बच के वहां से निकल जाते हैं और ठाकुर रंजीत सिंह के घर में लैंड करते हैं और ठाकुर रंजीत सिंह से मिलने जाते हैं, जिसे देख वो बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुम लोग आ गए। कहाँ है मेरा रेड ऑर्किड? जल्दी दो, अब और बूढ़ा नहीं रहना मुझे। सर, हम रेड ऑर्किड तो ले ही लिए थे, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा जानवर आ गया और हमारे कैंप में हमला कर दिया। जितने भी लोग थे वो सभी मारे गए, बस हम 3 लोग ही बचे हैं। ये सुन रंजीत सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो लोगों को गोली मार देता है, जिसे देख वो साइंटिस्ट बहुत डर जाता है। सर मुझे माफ कर दो, हम क्या कर सकते थे? वो बहुत ही विशाल था, हमारे कोई भी गन का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था।
सभी जेट से, हेलीकॉप्टर से भी हमला किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसका अब हम क्या करें? अगर हम बच के नहीं आते तो आपको उस रेड ऑर्किड का लोकेशन का पता कैसे चलता? अच्छा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से और तैयारी करो। मैं सोचता हूँ कि आखिर उसका करना क्या है। फिर वो साइंटिस्ट वहां से चला जाता है और रंजीत सिंह अपने सभी लोगों के साथ वहां बैठकर मीटिंग करता है।